हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है सीरीज़, और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में दोस्तों हम लोगों ने औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारत में स्वायत्त राज्यों का उदय, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारत में मुग़ल शासक के बारे में पढ़ा है, उसके बाद स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आपने पुर्तगाली को पढ़ा, डच को पढ़ा, इसके बाद ब्रिटिश को पढ़ा, अब डेन को पढ़ेंगे, इसके बाद फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। तब हम ब्रिटिश के जो आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है, जो आंदोलन है, इसके बारे में बारी बारी से सब कुछ आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है। तो आपको ये जानना होगा और उसके अनुकूल अपने कार्य को निर्वहन करना पड़ेगा, ताकि आप परीक्षा में बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी फाउंडेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में आप असफल न हो। ये हमारा प्रयास है, लेकिन आपका भी प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं डेन के बारे में 4-5 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्या है, देखिए, भारत अंग्रेज़ों के बाद आए हैं। कब आए हैं? 1616 में। क्रोनोलॉजी जब पूछता है तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, क्रोनोलॉजी में क्या है, पहले पुर्तगाली आए हैं, है ना, पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, है ना, एक मिनट, डच के बाद अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज के बाद डेन आए हैं, डेनिश, इसके बाद फ्रांस आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं। ये क्रोनोलॉजी है मित्रों, और इसी क्रोनोलॉजी के आधार पर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए जो डेनिश आए हैं वो अंग्रेज के बाद आए हैं, और कब आए हैं? 1616 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर हुई थी 1600 ईस्वी में, लेकिन वो भारत में उसकी पहली जो एंट्री की है 1608 ईस्वी में हुई है। तो खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से उसकी आगमन समझी जाती है। अंग्रेजों के बाद डेन आया, डेन 1616 में आया है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पहली फैक्ट्री तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में, ट्रांकेबोर जगह का नाम है, 1620 में स्थापित हुआ। फिर इसके बाद दूसरी फैक्ट्री इसकी बंगाल के सीरमपुर में हुई। कब? 1676 ईस्वी को, है ना। देखिए, 1745 में इसने अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दिया, और ब्रिटिश को बेचने के बाद ये यहाँ से भारत से निकल लिया, यानी भारत से चल गया। क्या मतलब है यहाँ रहने का जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो, है ना। इसलिए अब दोस्तों हम चलते हैं फ्रांसीसी के पास। फ्रांसीसी भारत में आए, उन्होंने क्या क्या किया है इसके बारे में जानते। देखिए, सम्राट लुई 14वें का मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से, है ना, 1664 ईस्वी में द ईस्ट ओरिएंटल कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी द ईस्ट ओरिएंटल कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के प्रयास से। कोलबर्ट कौन था? लुई 14वें का मंत्री था। ठीक है, आपसे प्रश्न बना सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी इंड होगा, सॉरी, इंड है, ईस्ट नहीं है, इंड है। ठीक है, यहां मिस्टेक हुआ है, इंड ओरिएंटल की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वें थे। बिल्कुल रट जाइएगा, लुई 14वें थे। कब स्थापना हुई? 64 में हुई। 64 आदमी, 64 में स्थापना। ठीक है, पहले मेडागास्कर भी पहुंचे लोग। भारतीय क्षेत्र में जब आए, जो सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं? मेडागास्कर पहुंचे हैं। मेडागास्कर अगर आप देखिएगा इंडियन ओशियन में पड़ता हुआ एक छोटा सा आइलैंड है ना, मेडागास्कर। अगर आप और भी नज़दीक जाएंगे तो आप देखिएगा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है,
अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पूरब में, तंजानिया के पूरब में, तंजानिया एक देश मिलेगा और तंजानिया के पूरब में आपको मेडागास्कर मिलेगा। ठीक है, इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है। खैर वहाँ पहले पहुँचा। इसका जो दूसरा अभियान है दोस्तों वो 1667 में है। कब है? 1667 में है। और किसके नेतृत्व में? इसका नायक कौन था? फ्रैंको कैरो इसका नायक था। कौन था? फ्रैंको कैरो इसका नायक था, है ना। और इसका साथ किसने दिया? इस्फयान। इस्फयान उस समय ईरान को कहा जाता था, ईरान का निवासी था मरकरा। क्या था? मरकरा। इसने ही इसका साथ दिया था और उसी के सहयोग से ये दूसरा अभियान भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ाया। भारत में इसकी पहली कोठी जो है दोस्तों, पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में बनाई गई और 1668 में। याद रखिएगा अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही बनाई गई, लेकिन 1608 में बनाई गई। इसकी कब बनाई गई है? 1668 में बनाई गई है, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। इसको तनिक भी आप ओझल मत कीजिए अपनी आंखों से, क्योंकि छात्र के लिए शिक्षा का वही महत्व है जैसे जल के बिना मछली, है ना, या यूँ कहें कि मछली का महत्व जल के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों। दूसरी कोठी मरकरा द्वारा मछलीपट्टनम में 1669 में स्थापित की। 1669 में की है। और ये वही मरकरा है जिसका साथ लेके ये दूसरा अभियान फ्रांसीसियों ने चलाया था। अब मित्रों हम आगे चलते हैं और अगला जो सेगमेंट है आपका वो है 1672 में जल सेनापति, नाम था दी लाहे। इस सेनापति का नाम ही है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नाम है ऐसा है तो क्या करोगे भाई, है ना। अजीबोगरीब नाम है दी लाहे, है ना। और डुपले चुपले पता नहीं क्या क्या नाम है, खैर जो भी हो लिखिएगा। 1672 में जल सेनापति दी लाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक जगह प्राप्त किया जिसका नाम था संथोमिक, है ना। मद्रास का ये जगह है जिसका नाम था संथोमे। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग द लिस्पिने, फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग द लिस्पिने ने शेर खान लोदी कौन था? वलीकोंडापुरम के सूबेदार था, है ना। शेर खान लोदी से पुडुचेरी प्राप्त किया। यही पुडुचेरी आगे चल के पुडुचेरी हो जाता है, जिसको पौंडीचेरी भी कहा जाता है ना। तो पुडुचेरी प्राप्त किया। रिजविक की संधि फ्रांसीसी और डचों के बीच में हुआ। देखिए इस पुडुचेरी को जो फ्रांसीसियों ने प्राप्त किया, इससे फिर दोबारा जो है उसके कुछ ही समय बाद डचों ने जीत लिया। उसके बाद फिर दोबारा संधि हुई। डच जो है फ्रांस के साथ संधि किया, जिसका नाम रिजविक की संधि है, और ये हुआ है 1697 में। और आपको मालूम होगा इन डचों को साथ कौन दे रहा है? अंग्रेज दे रहा है। इसलिए आपको क्वेश्चन अगर दे कि रिजविक की संधि किसके साथ हुआ है? फ्रांसीसी और डच के बीच हुआ है ना। और उसमें फिर पुनः फ्रांसीसियों को पुडुचेरी वापस मिल गया। ये इसका राम कहानी है। बंगाल के सूबेदार रहा है शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां से एक स्थान प्राप्त किया। 1690-92 में बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की। देखिए शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों ने एक स्थान प्राप्त किया, वो स्थान पर चंद्रनगर की स्थापना की बंगाल में, जो 1690-92 में थी। यानी कि चंद्रनगर की स्थापना शाइस्ता खां से स्थान प्राप्त करके 1690-92 में फ्रांसीसियों ने की है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 1720 से 42 के बीच में फ्रांस में बहुत ही मजबूत और काबिल शासक बने, जिसका नाम था लीनो और ड्यूमा। क्या नाम है? लीनो और ड्यूमा। इस मजबूत और काबिल शासक ने फ्रांस में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, और इस समृद्धि का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि 1721 में मॉरिशस, वही मॉरिशस जो इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है,
1785 में माही जो मालाबार तट के निकट है, वर्तमान में पुडुचेरी का हिस्सा है। और 1739 में कराईकल भी पुडुचेरी का वर्तमान में हिस्सा है ना। इस सब पर अधिकार कर लिया। क्या किया? सब पर अधिकार किया। 1721 में मालाबार, 25 में माही, 39 में कराईकल, सब पर अधिकार कर लिया। चूंकि याद है, फ्रांस की एक विशेषता रही है दोस्तों कि फ्रांस में जितने भी शासक बने हैं, अगर मजबूत शासक रहा है तो कंपनी भी मजबूत स्थिति में रही है। क्योंकि सारी कंपनियां जो है फ्रांसीसी कंपनी, वो अपने सरकारों से संचालित की जाती थी, अर्थात सरकारी कंपनियां होती थी। लेकिन वही ब्रिटिश कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां थी, उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिली। यही कारण है कि फ्रांसीसी कंपनी के कंपैरिजन में ब्रिटिश कंपनियां ज़्यादा आगे बढ़ी और ज़्यादा जीत प्राप्त कर पाई। ये इसकी विशेषता रही है दोस्तों इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब देखिए, फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी में एक फोर्ट का निर्माण किया। फोर्ट मतलब किला का निर्माण किया, जिसका नाम फोर्ट लुई पड़ा है। क्या पड़ा है? फोर्ट लुई पड़ा है। की स्थापना की कब करी? मतलब किसने की? फ्रैंको मार्टिन ने की है। ठीक है। देखिए, 1731 में चंद्रनगर में डुप्ले की नियुक्ति हुई एज ए गवर्नर, और डुप्ले की नियुक्ति 1731 में हुई। देखिए, दरअसल क्या हुआ कि 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में ह्रास हुआ, है ना। और 1720 में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण किया गया। मैं वही बात बता रहा हूँ, जो ड्यूमा का शासन आया 1720 के बाद, तब कंपनी अपनी पूर्ण अवस्था में आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य इसके लक्ष्य में नहीं थी। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी, है ना, अंग्रेजों और डचों की सुरक्षा के लिए किया था, है ना, सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए किया था। साम्राज्य स्थापित करने का उद्देश्य इसका नहीं था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों से अपनी रक्षा करना। चूंकि यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज के बीच में लंबी लड़ाई चल रही थी। आपने देखा होगा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटेन ने अपनी वर्चस्व के लिए कर्नाटक को बर्बाद किया, और दोनों के बीच में एला सापेल की संधि, सप्तवर्षीय युद्ध समापन के साथ साथ दोनों के बीच में मामला क्लियर हुआ। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है ना। 42 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य में ज़्यादा उलझ गए, है ना। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई युद्ध हुए, जो कर्नाटक युद्ध में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। दोस्तों देखो, आज के लिए फ्रांसीसियों, ब्रिटिश, डच, डेन और पुर्तगाली, इस सारी जो ब्रिटिश कंपनियां थी, यानी ब्रिटिश कंपनियां बोले तो यूरोपीय कंपनियां थी, वो सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आ चुकी हैं, और भारत में अपना अपना जिसको जहां जितना स्टेबिलिटी हुई अपना जमाया, आपसी संघर्ष किया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाया, और धीरे धीरे ये आगे अपना जो मजबूत था वो अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन अब हम भारत में, आपको जैसा कि मालूम है, ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को यहाँ मजबूत किया है। इसी के दौरान हम अब अगला जो सेगमेंट करेंगे वो भारत में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो हमारा वीडियो होगा अगला। हम एक एक टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे, और आप ये जान लीजिए कि गुड़ खा के गुलगुल्ले से परहेज नहीं किया जाता। गुड़ खा के गुलगुल्ले से परहेज का मतलब है कि अगर इतनी बड़ी एग्ज़ाम को पास करना है, अपने आप को सफल बनाना है, तो फिर आप पढ़ने से पीछे कैसे हट सकते हैं? पढ़ने से पीछे कैसे हट सकते हैं? क्योंकि गुड़ क्या है? गुड़ क्या है? आपकी नौकरी, आपका पद, आपका जो एस्पिरेशन है, जो आप जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। और गुलगुल्ले क्या है? अभी की आपकी कठिनाई है। गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज करना कदापि संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए इसमें आपको भरपूर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार जो दरोगा है वो दोबारा भी आने वाला है। इन सब को ध्यान में रख के हम
वीडियो को बना रहे हैं और आपको अधिक से अधिक लाभ हो ऐसा हम कामना करते हैं। कामना ही नहीं करते हैं बल्कि हमारा ये प्रयास भी है। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कुछ ऐसे टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।